बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा मोहसिन एजाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज नाजरीन हम बात करेंगे जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से जो शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाई गई, उसके बाद शो कॉज नोटिस जारी हुआ और उस शो कॉज नोटिस का एक जस्टिस नकवी साहब ने एक तफसीली जवाब दिया। वो जवाब नहीं था बल्कि बहुत सारे उन्होंने सवालात उठा दिए, ना सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान पर, बल्कि ये जो सारा प्रोसेस हुआ इस पर हम तफसील से बात करेंगे और आज आपको बताएंगे भी कि बुनियादी तौर पर ये जो आम तौर पे खबरों में कहा जाता है कि जी 10 रेफरेंस हैं, 10 शिकायत हैं, इतने ये हैं, ये बेसिकली अगर तमाम शिकायत का वन बाय वन जायज़ा लें तो मेजॉरिटी जो ये शिकायत हैं और इन शिकायत में जो इल्ज़ामात हैं ये एक दूसरे की फ़ोटोकॉपी लगते हैं। इसमें जो सबसे बुनियादी जो इन शिकायत में जो चीज़ जिस पर जो इल्ज़ाम आयद किया गया है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पे, वो है जो ऑडियो लीक्स कहा जाता है कि जी ऑडियो लीक्स के हवाले से आज मैं आपको बताता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये ऑडियो लीक्स का मामला था क्या। जस्टिस नकवी साहब अपने एक चंद माह के पोते के साथ आउटिंग के लिए निकले बाहर घर के पास ही, और काले शीशे थे उनकी गाड़ी के। आम तौर पे आपको पता है जजेस सिक्योरिटी की वजह से वो इसी तरह काले शीशों वाली गाड़ियों में ही निकलते हैं, और इसी तरह वो बाहर निकले तो ट्रैफिक वार्डन के साथ उनका आमना सामना हुआ। आमतौर पे काले शीशे पाकिस्तान में अलाउ नहीं होते। खैर, जब तक पता चलता कि ये जज साहब हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहब हैं तो कुछ नामुनासिब रवैया था ट्रैफिक वार्डन का भी वहाँ पे। ये तमाम एपिसोड हुई तो जब ये आला अथॉरिटीज़ तक ये वाक़े की इतला पहुँची तो उस वक्त के जो वज़ीर आला पंजाब थे चौधरी परवेज़ इलाही, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो पहुंच आए जस्टिस नकवी साहब के घर पे। उनके हमरा वो मुतल्लिका वार्डन भी था जिसके साथ जिसने रोका था और फिर कुछ नामुनासिब रवैया अख्तियार किया। वो भी दीगर जो आला पुलिस अफसरान थे वो तमाम नकवी साहब के घर पे पहुंच आए और इस दौरान रफा दफ़ा हो गया। नकवी साहब वही जो एक रवायती तौर पे आपके घर कोई मेहमान आए चाय खाना करके, उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं, मामला ये नहीं, रफा दफ़ा हो गया। इस दौरान जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के घर ही ये तमाम लोग बैठे थे कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उनकी कॉल आती है प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपने के फ़ोन पर और वो कहते हैं कि जी मेरी भी बात करवा दें जस्टिस साहब से। जज साहब से जब वो बात करते हैं और इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं और बार बार इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं, अगर आपने वो ऑडियो सुनी है जिसे ऑडियो लीक्स कहा जाता है कि पता नहीं उस ऑडियो में वो बहुत बड़ी चीज़ बना के पेश किया जाता है, वो इतनी बात है कि जज साहब कह रहे हैं और बड़ा मुख्तसरन कह रहे हैं कि नहीं बस कोई ज़रूरत नहीं है। और परवेज़ इलाही साहब जो है वो इसरार करें नहीं मैं सिर्फ बगैर प्रोटोकॉल के आऊँगा, हाजिर होऊंगा आपके पास। और नकवी साहब बार बार इस चीज़ पर इसरार कर रहे हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये ऑडियो है जो इस दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी के फ़ोन से चौधरी परवेज़ इलाही ने जो जज साहब से बात की, इसको कहा जाता है कि ये ऑडियो लीक्स हैं। ये तमाम ऑडियो लीक्स हैं, ये सारा इल्ज़ाम है। अब आप ही बताएं, इतने सारे इल्ज़ाम के ऊपर क्या जज को ओहदे से हटा दिया जाए? एक वाकया हो जाता है आपके साथ, मेरे साथ, सड़क पे जाते हुए कोई भी वाकया हो सकता है, और अगर इसकी कोई ऑडियो रिकॉर्ड करके और ऑडियो लीक्स हवा एक बना के पेश किया जाए, इस बुनियाद पर तो यकीनन जो है वो अगर जजेस हटाए जाना शुरू हो जाएं तो फिर शायद कोई ना बचे। अच्छा, एक इल्ज़ाम तो ये। अब दूसरा इल्ज़ाम मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये था, ये सवाल तो आप पे छोड़ते हैं कि ऑडियो रिकॉर्ड क्यों की गई, उसे लीक क्यों किया गया, उसका मकसद क्या था, उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो उसका जिक्र मैं अभी करूंगा। वो ये कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने एक नोट लिखा CCPO डोगर जो थे, बड़ा मशहूर केस था उसमें कि जी इस वक्त 2 असेंबलीज डिसॉल्व हो चुकी हैं और इंतखाबात के लिए एक नोट लिखा गया उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कि आप, ये एक बड़ा मुनासिब केस है 100 मोटो का, तो आप इस पे 100 मोटो लें। जिस दिन ये नोट लिखते हैं उसी के अगले दिन जो है वो ये ऑडियोज सामने आ जाती हैं। बाकी ये मैं मामला आप पर छोड़ता हूँ और अगले जो इल्ज़ाम है उस पर चलते हैं। देखिए, अगला एक इल्ज़ाम ऐसा लगाया गया जिसमें मोअज़्ज़ज़ जज साहब के कंडक्ट को एक ऐसे केस में निशाना बनाया जाता है जिसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहले ही क्लोज कर चुकी है। यानी ये दूसरा इल्ज़ाम है, ये ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। और ये मैं PLD नंबर भी आपको बता देता हूँ, PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट के 241। अब तीसरी शिकायत पर आए, मैं क्विकली जरा जाता हूं क्योंकि तमाम शिकायत ही ऐसी हैं। तीसरी शिकायत जो है वो ये कहा जाता है कि जी जज साहब ने अपनी इनकम को कानूनी किया, गुजरांवाला कैंट में एक 47 लाख में प्लॉट खरीदा और 6 करोड़ में भेज दिया। अच्छा, अब देखें कि बदनीति में ये नहीं बताया जाता कि ये प्लॉट जो है ये 2006 में खरीदा गया
और फिर ये प्लॉट जो है ये तकरीबन कोई 14-15 साल के बाद बेचा गया। तो आप लोग या कोई भी मेजॉरिटी लोगों को पता होता है, ज़ाहिर है वो किसी न किसी जगह पे रह रहे होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि जिस जगह पर हम अभी रह रहे हैं इसकी आज क्या मालियत है, या जब हमारे बुजुर्गों ने या हमने जब भी कुछ साल पहले या 10 साल पहले ख़रीदी थी तो उस वक्त क्या कीमत थी। पाकिस्तान में अगर उस वक्त ये इन्होंने प्लॉट नियरली कोई 47 लाख रुपए में कोई रफली ख़रीदा था और 2021 में इन्होंने बेचा 6 करोड़ रुपए का, और घर बना के बेचा। और घर बना के बेचा, एक 15 साल पुरानी चीज़, मेरे यकीनन नहीं आज आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर या उस दौर में किसी आप सब में से किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई होगी तो मेरे ख्याल में इतना जो है वो आमतौर पे आपको रियल स्टेट में, प्लॉट में या प्रॉपर्टी में इतना आमतौर पे आपको उसका मिल जाता है, नहीं उसके ऊपर। और आपने घर बनाया, आपने घर बना के एक प्लॉट को बेचा, और इतलात तो ये है कि वो जज साहब जो है ये कोई बहुत महंगा नहीं बेचा, उन्होंने मार्केट से भी सुना है कि जी कुछ सस्ता ही बेच गए। इसका अगला इल्ज़ाम है कि जी वो भी बड़ा अजीब सा इल्ज़ाम है कि जी उनके बेटों के हवाले से कहा गया कि उनके पास बतौर वकील केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। यही तो इसी तरह ही है कि किसी सहाफ़ी के बारे में कहा जाए कि इसके पास खबरें बहुत ज़्यादा होती हैं। और भाई खबरें ज़्यादा होती हैं तो क्या उसके ऊपर आप उसको कहेंगे कि जी इसके पास खबरें क्यों ज़्यादा है? खबरें उसके पास ज़्यादा होंगी, केसेस उसके पास ज़्यादा होंगे जो लायक होंगे, और हमारी जो इतलात हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जज साहब के बेटे बरतानिया से LLB किया, अमेरिका से भी उन्होंने LLM किया, आला तालीम याफ्ता हैं, लायक हैं। और अगर किसी लायक बंदे के पास केसेस ज़्यादा हैं, किसी लायक वकील के पास केसेस ज़्यादा हैं, तो इसमें तो मतलब ये क्या इल्ज़ाम है कि बेटों के पास केस ज़्यादा हैं और आप उनको हटा दें। अच्छा, इससे अगला इल्ज़ाम एक और भी लगाया जाता है कि जी एक जज साहब के बेटे जिनका अवैक्यू ट्रस्ट बिल्डिंग में एक ऑफिस है कि उसमें कोई लिटिगेशन का मामला था, तो उसमें उन्होंने कोई फेवर इस तरह का इल्ज़ाम है, कोई फेवर ली। अब मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जज साहब के जो बेटे हैं वो वहां पे जो महाना किराया है वो 1.5 लाख रुपया देते हैं, रिकॉर्ड बता रहा है। और जो उसी बिल्डिंग में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो उतनी जगह का किराया जो है वो 35 से 40 और 45 हज़ार रुपया दे रहे हैं। ये भी रिकॉर्ड पे आप सब जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक बेनामीदार का भी इल्ज़ाम लगाया गया, तो उसमें यह कहा गया कि जी वो बेनामीदार हैं। अच्छा, सिर्फ लिख दिया गया एक जुमला के बेनामीदार हैं। बेनामीदार हैं तो कोई बताएं कौन है बेनामीदार, कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी है, कोई इल्ज़ाम भी बताएं। इस तरह तो जिस तरह के ये इल्ज़ामात इन 10 शिकायत में लगाए गए हैं मुख्तलिफ, मतलब फोटो कॉपीज़ हैं ज़्यादातर, तो एक ही तरह के ये इल्ज़ाम है हर जगह पे कि ये ऑडियो लीक्स, हर जगह पे बेटे ज़्यादा लेते हैं तो बेटी की फ़ीस दी। खैर उस पर भी आता हूँ मैं। जिस रफ्तार से कि जी बेनामीदार हैं, तो इस तरह तो वो ये भी उनके बारे में कह दिया जाएगा जी हमास और जो इसराइल का जो अभी इस वक्त चल रहा है, जो वहाँ पे लड़ाई चल रही है, जो बर्बरियत है, इस तरह तो एक लाइन ये भी लिख देते कि जी इसके भी जिम्मेदार जस्टिस नकवी साहब हैं। इस तरह अगर लिखना ही है तो फिर ये भी लिख दें, फिर बाकी सारे इल्ज़ामात भी उन पे लगा दें। फिर ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान टीम की जो वर्ल्ड कप में नाकिस परफॉर्मेंस है और जो सेमीफाइनल में नई टीम पहुंची वो भी जस्टिस नकवी साहब का कसूर है। आगे चलते हैं, आपको मजीद ये इसकी सुनाते हैं। एक इल्ज़ाम ये भी लगाया गया कि जज साहब के एक रिश्तेदार जो एक 5 स्टार होटल के मालिक हैं, उनको एक लिकर लाइसेंस मिला, और जब नैब इंक्वायरी हुई तो उसमें भी इन्होंने असर रसूख करके तो ये इंक्वायरी बंद हो गई। अब इस तरह के भोंडे बगैर सबूत इल्ज़ाम पर बंदा क्या कहे। देखें, आप कोई भी 4 स्टार 5 स्टार इस तरह के जो होटल्स हैं उनके पास ये लाइसेंस होते हैं। और अब ये भी इल्ज़ाम भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि अगर किसी का कोई रिश्तेदार कोई काम कर रहा है तो उसका इल्ज़ाम इन पर कैसे आ गया, या इनका क्या कसूर हो गया। अगेन, सबूत खाली लिख देने से तो फिर आप हर तरह का इल्ज़ाम जो है वो बाबर आजम की नाकिस परफॉर्मेंस भी जी जस्टिस नकवी साहब भी इसके जिम्मेदार हैं कि बाबर आजम से स्कोर नहीं हुए, और ये भी शाहीन अफरीदी से नया बॉल स्विंग नहीं हुआ, ये भी जस्टिस नकवी साहब का कसूर है कि शाहीन अफरीदी नया बॉल स्विंग क्यों नहीं कर रहा था, पहले तो कर रहा था। अजीब ये भी बात थी। खैर, अगले इल्ज़ाम पे चलते हैं। ये तमाम इल्ज़ामात मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आपने इस पर फैसला करना है। अच्छा, एक इसमें यह जिक्र किया गया कि जी एक जज साहब को फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग फाउंडेशन में एक कनाल का प्लॉट मिला है। जनाब, ये प्लॉट तो सारे सरकारी मुलाजमीन को मिलता है, वो मेंबरशिप ले लेते हैं उस फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो उनके मेंबरशिप्स होती हैं, और उस मेंबरशिप के बाद जो जो उनकी स्कीम्स आती हैं वो आप पैसे दे के लेते हैं, को मुफ्त नहीं लेते, और वो किस्तों में पैसे दिए जाते हैं, और वो आपको चीज़ जिसकी पेमेंट आप आज कर रहे हैं हो सकता है 10-15 साल बाद आपको मिले। इसी तरह
फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फाउंडेशन में एक फ्लैट का लिखा गया जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। एक ही किस्त हमारी जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक अभी तक गई है और वो पता नहीं कब मिलेगा। कभी वो कहते हैं कराची में मिलेगा, कभी कहते हैं इस्लामाबाद में मिलेगा, कभी कहते हैं कहाँ मिलेगा। बहरहाल अभी तक सिर्फ कागजों में ही है जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक। अच्छा, एक ऐसा प्लाजा जज साहब की मलकियत में बताया गया है कि जो जिसमें वो जज साहब जब प्रैक्टिस करते थे तो किराएदार थे। भाई अगर वो जज साहब की मलकियत है तो आप ले लें, आप बेच दें उसको लेके। आगे चलते हैं। मज़ीद इसमें मैं ज़रा क्विकली इन जो इल्ज़ामात हैं इन पर क्विकली गो थ्रू कर रहा हूँ, फिर उसके ऊपर आपको बताते हैं कि ये मामला है क्या। एक घर जहाँ पे उनकी रिहाइश है कि जी इन्होंने ये घर इन्होंने कैसे बनाया, तो ये भी रिकॉर्ड के मुताबिक तमाम रजिस्टर्ड सेल डीड्स, तमाम टैक्स अदा करके ये 2 घर बेच के एक घर उन्होंने ले लिया। तो कौन सा तीर मार लिया या कौन सा कमाल कर दिया इसमें क्या है कि जी एक घर उन्होंने लिया है वहां फलां जगह पे, ये 2 घर, एक जो इल्जाम में बताया गया कि जी गुजरांवाला कैंट का घर, एक लाहौर का घर, ये 2 घर बेच के एक घर उन्होंने ले लिया। मेरे ख्याल में इसमें भी कोई ऐसा कोई कमाल नहीं किया जज साहब ने। अच्छा जी, एक इल्ज़ाम ये भी है कि जी वो पीटीआई के हिमायती और बाकी जमातों के खिलाफ हैं। भाई ये आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड जी, इस इल्ज़ाम पे भी अब क्या कह सकते हैं। इस तरह तो बाकियों के बारे में, इस तरह अगर आप जजों पे पसंद नापसंद पे इस तरह का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें तो आपका तो जुडिशल सिस्टम ही रुक जाएगा। खैर, मेरे ख्याल में अब हम चलते हैं। इसी तरह एक इल्ज़ाम ये भी है कि उज़ायद रफ़ीक नामी एक बिजनेसमैन है, वो उन्होंने घर की तामीर के लिए जज साहब को सरिया दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में ये कहा जा रहा है इन शिकायत में कि वो सरिया, ईंटें, सीमेंट, रेत, बजड़ी ये खरीद रहे हैं और साथ इतने अच्छे और इतने हज़ारों की तादाद में फ़ैसले भी लिख रहे हैं। बहरहाल बड़ी ये भी एक इसी तरह कुछ एक प्लॉट के बारे में कि जी 10% अदायगी पर एक हाउसिंग सोसाइटी में उन्होंने प्लॉट लिया। अच्छा, ये जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, अब अभी ऑनलाइन, अभी आप ज़रा आप जो ये देख रहा है वीलॉग, उसके पास इंटरनेट होगा। अब किसी भी हाउसिंग सोसाइटी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, किसी भी शहर में देख लें, वो आपको 10, 15, 5, 7, 8% पे आप डाउन पेमेंट पे आपको वो दे देते हैं, क्योंकि प्लॉट का कब्जा तो क्या पता आपको 5 साल बाद मिले, 7 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले। ये भी एक इसी तरह का इल्ज़ाम है। अच्छा, एक इल्ज़ाम लगाया गया उनकी बेटी के बारे में। अब ये देखिए, मैं तो इसको सिर्फ अफसोसनाक ही कहूँगा, वो कि जी वो 10,000 पाउंड जो हैं वो किसी बिजनेसमैन ने दिए। अच्छा, जहाँ तक रिकॉर्ड की बात है तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जज साहब के ज़ाती बैंक अकाउंट HBL जो कि लाहौर हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने वाक़ है, लाहौर के दोस्तों को पता होगा, ये बराह रास्त जज साहब के पर्सनल अकाउंट से सिटी यूनिवर्सिटी लंदन में ये पेमेंट्स की गई हैं। एक किस्त 12,000 पाउंड की 6 सितंबर 2022 को, जबकि एक किस्त 27 दिसंबर 2022 को की गई और ये जज साहब के सैलरीड अकाउंट से पेमेंट्स हुई हैं। अच्छा, ये तमाम एक एडवांस कर्जा भी उन्होंने ले रखा है सुप्रीम कोर्ट से और ये तमाम जो रिकॉर्ड है ये FBR में मौजूद है। इसमें हिडन कुछ नहीं है, जो मैंने बातें की हैं ये तमाम रिकॉर्ड पे है। अच्छा, अब आप फैसला करें कि जी ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये शिकायत हैं इनकी क्या है। बाकी अब जो प्रोसेस हुआ है, जो जज साहब ने सवालात उठाए हैं, अगली मूव क्या होगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, क्योंकि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने तो बिल्कुल लाजवाब कर दिया है। बहुत संजीदा सवालात उन्होंने उठाए हैं और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि जो मौका उनको मिला है वो मुझे नहीं दिया गया और बराह रास्त उनको शो कॉज नोटिस किया गया है। और देखें, ये उन्हें बुला के इस तमाम इल्ज़ामात के ऊपर उनसे कोई नहीं कहा गया कि जी आप इन इल्ज़ामात के ऊपर क्या कहेंगे और उसके बाद शो कॉज इशू किया जाता। बराह रास्त शो कॉज इशू कर दिया गया, उनसे कोई मालूमात इस सिलसिले में इन इल्ज़ामात के हवाले से नहीं मांगी गई। तो फिर उनका सवाल तो बिल्कुल वैलिड है कि जो मौका एक को मिला वो दूसरे को क्यों नहीं मिला। बहुत सीरियस सवाल है। अब देखिए, बात यह है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं ये आइन के साथ, कानून के साथ खड़े जजेस में शामिल हैं और अब जिस तरीके की बातें हो रही हैं, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की गैलरी की बातें बताता हूँ। मैं ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट कवर करता हूँ और बड़ा करीब से ये सारी चीज़ें देखी हैं। अब कभी कहा जाता है कि जी जस्टिस नकवी साहब को हटा दिया जाएगा, कल उनको शो कॉज मिल जाएगा। इसी तरह जस्टिस इजाजुल एहसन जो हमारे आइंदा चीफ जस्टिस हैं, उन्हें उनके बारे में इस तरह के रूमर्स फैलाए जाते हैं कि जी उनको हवाले से कुछ किया जाएगा। भाईजान, अब बात यह है कि इस तरह के सवाल उठा के, इस तरह की बातें करके ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर होगी, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर होगी। और अगर जिस तरह ये तो पहले हुकूमतों में हुआ करता था कि एक सियासी जमात की हुकूमत होती थी तो दूसरी की जब आती थी तो वो पिछले नीचे सारे ब्यूरोक्रेसी हटा देते थे, उड़ा देते थे, अफसरान के तबादले। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी ये सिलसिला शुरू हो गया कि जब टॉप पे मतलब टॉप लीडरशिप बदलेगी तो नीचे सारा कुछ इस तरह हो जाएगा,
तो आप जजेस इस तरह हटाने शुरू हो जाएंगे तो फिर तो ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा। फिर तो ये सुप्रीम कोर्ट में वो चीज़ शुरू हो जाएगी कि जो माजी में कभी नहीं हुई। ये बड़ी अजीब सी बात है। बाकी जहाँ तक मेरा ज़ाती ओपिनियन है, ये काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हुए जो मैंने चीज़ें देखी हैं, मुख्तलिफ दौर देखे, मैं यहाँ पे अगर इसके ऊपर अपना कमेंट करूँ तो देखिए, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब एक बहादुर जज हैं, दिलेर हैं और कानून और आइन के साथ खड़े हैं और शायद इसी की कीमत अदा कर रहे हैं। और मैं सिर्फ एक लाइन इसके ऊपर बोलूँगा कि वो ये जो आइन और कानून की जंग है वो जस्टिस नकवी साहब जीत गए हैं। तारीख़ सबका फैसला कर लेगी, मैं आप हम जो मर्जी कहें, तारीख़ बताएगी कि जस्टिस नकवी साहब का कसूर क्या था। उनका कसूर आइन और कानून के साथ खड़ा होना था, उसकी उन्हें जो भी कीमत अदा करनी पड़ी, लेकिन तारीख़ में उन्हीं का ही नाम होगा और तारीख़ उन्हीं को याद रखेगी। क्योंकि जिस तरीके के सवालात उन्होंने अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो जवाब जमा कराया है उसमें उठा दिए हैं, उसमें बहुत सारे संजीदा सवालात हैं, बहुत संजीदा सवालात हैं। वो ऑलरेडी आपको पता है रिपोर्ट हो चुके हैं, उसके ऊपर अब क्या कमेंट करना। लेकिन ये है कि पहले ओपिनियन जब भिजवाया गया जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से जस्टिस सरदार तारिक मसूद को, तो वो ओपिनियन इतना डिले किया गया और चीफ जस्टिस ऑफिस में तब्दीली का इंतजार किया गया। तो इस पर भी बहुत सारे सवालात उठते हैं इस केस पर, और मजीद जो अपडेट्स होंगी हम आपसे बात करते रहेंगे। अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।